और हमारे यूथ के पास क्राइम के रास्ते ना हो, हमारे युवाओं के पास रोजगार के रास्ते, हमारी अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भरता एक जुमला ना हो। आत्मनिर्भरता की आड़ में देश और देश के संसाधनों को बेचने से तो कोरोना एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन अगर हम इसको गहराई से देखें तो ये एक मोदी जी द्वारा निर्मित आपदा है, क्योंकि पहला केस 30 जनवरी को आया था। अगर सरकार ने उसको गंभीरता से लिया होता और मध्य प्रदेश सरकार की 24 मार्च की ओथ सेरेमनी, पूरा जो 28 विधायकों को रिजॉर्ट में ठहराने की पूरी प्रक्रिया, नमस्ते ट्रंप का पूरा आयोजन, मोटेरा स्टेडियम का बनना, 22 किलोमीटर लंबी सिर्फ अवधारणा या कल्पना ही होकर रह गई है। अगर हम हकीकत में देखते हैं और एकदम ताजा तरीन देखते हैं तो राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस को देखिए। राज्यपाल से 109 विधायक के साथ मुख्यमंत्री कह रहे हैं क्या विधानसभा सत्र बुलाया जाए, और राज्यपाल कह रहे हैं। तो परिस्थितियां जो हैं वो लोकतंत्र जैसी नहीं है, तानाशाही और डिक्टेटरशिप के जैसी है। और जब जब देखिए 303 संख्या है, निश्चय ही मोदी जी प्रबल हैं और उन्होंने सारी व्यवस्था को कैप्चर कर लिया है। इसमें कैप्चर शब्द को इस्तेमाल करने में मुझे कोई संशय नहीं है, क्योंकि ये उनकी पार्टी का भी मानना है। अभी महाराष्ट्र में पटोले साहब ने जब छोड़ा तो उन्होंने कहा कि दादागिरी बर्दाश्त नहीं। तो बात अशोक सिंघल साहब या प्रवीण तोगड़िया जी की नहीं है, बात यह है कि एक व्यक्ति के मस्तिष्क से पूरी व्यवस्था का संचालित होना तो निश्चय ही या कुछ भी हो, किंतु लोकतंत्र तो नहीं है। और जब जब लोकतंत्र की स्थिति ऐसी हो तो वरिष्ठ नागरिकों की, प्रबुद्ध व्यक्तियों की, हास्य कवियों की, व्यंग्यकारों की, कलाकारों की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वो लोकतंत्र की मर्यादाओं की रक्षा के लिए स्वयं खड़े हो जाएं। ये नागरिकों की जिम्मेदारी है और इसी के तहत और इसी के अधीन मैं आपसे रूबरू हूं और ये अपेक्षा करती हूं कि आप जहां कहीं भी हैं अपने आसपास के माहौल को बेहतर करेंगे, सुरक्षित करेंगे, एक सक्रिय भागीदारी और योगदान देंगे। और ऐसी व्यवस्था जो 130 करोड़ भारतवासियों पर इम्पोज की जा रही है, 2014 में 31% टिकट मिला और 2019 में 37%, तो भारत के 63% लोगों ने जिस व्यवस्था को नकार दिया, यदि वो जबरदस्ती 130 करोड़ लोगों पर थोपी जा रही है तो निश्चय ही उसका विरोध करना सभी प्रबुद्ध और सभी लोगों का दायित्व है। अगर आप असहमत हैं तो अपनी असहमति को अपने स्थान पर जरूर व्यक्त करें। भाई जिंदा हैं तो नजर आना जरूरी है, अदरवाइज हम कल को अफसोस करें अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए। तो ऐसे राष्ट्र के निर्माण में अगर हमारे पास वोटिंग का राइट है और हम नागरिक हैं तो हमारी देश के प्रति ये जिम्मेदारी है और हमें उसके लिए तत्पर होना चाहिए। तो जो 47 में इसको मतलब डिस्कशन जो इसका हुआ, उसमें जो आज की चीजें हैं वो पूरी तरह विरोधाभासी हैं। जैसे हम कोरोना काल को ही लें तो वैसे तो कोरोना एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन अगर हम इसको गहराई से देखें तो ये एक मोदी जी द्वारा निर्मित आपदा है, क्योंकि पहला केस 30 जनवरी को आया था। अगर सरकार ने उसको गंभीरता से लिया होता और मध्य प्रदेश सरकार की 24 मार्च की ओथ सेरेमनी, पूरा जो 28 विधायकों को रिजॉर्ट में ठहराने की पूरी प्रक्रिया, नमस्ते ट्रंप का पूरा आयोजन, मोटेरा स्टेडियम का बनना, 22 किलोमीटर लंबी गरीबों के आगे दीवार, संसद में हंसना, ममता बनर्जी साहिबा के कहने के बावजूद स्पेशली कोरोना को गंभीरता से ना लेना, कोविड-19 को ना डिस्कस करना, एन मौके तक चाहे वो पीपीई किट्स की बात हो, जबकि WHO ने जब पैंडेमिक घोषित किया सभी देशों ने टेस्टिंग किट्स को, वेंटिलेटर्स को, दवाइयों को लेकर सभी देश गंभीर हो गए। लेकिन ऐन मौके तक चाहे वो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो थर्मल स्कैनिंग हो, चाहे वो एयरपोर्ट्स पे बाहरी नागरिकों का आना जाना हो, गंभीरता से नहीं लिया गया। और आज ये हालात पैदा हो गए हैं कि अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पे आ गई है। वेंटिलेटर तो नहीं है, लाखों अस्पतालों में ICU नहीं है, वेंटिलेटर्स की क्या बात की जाए। विगत 6 वर्षों में संस्थाओं को बेचा तो जा रहा है, लेकिन अगर बात अस्पतालों और स्कूलों की हो, जो कि मुझे लगता है कि नींव है सिस्टम की, और स्पेशली स्कूल्स, किसी की भी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, अगर हमारी बच्चे हमारे शिक्षित ही नहीं होंगे, कहीं मिड डे मील में चूहा निकल रहा है, कहीं कॉकरोच निकल रहा है, कहीं छिपकली निकल रही है, कहीं 1 लीटर दूध में 32 बच्चों को 15 लीटर पानी मिला के सर्व किया जा रहा है, कहीं कीड़े वाली दलिया खिलाई जा रही है, तो और ऐसी आपदा में भी लोग पैसा बनाने में लगे हैं।
चाहे वो कर्नाटका में 4 लाख का वेंटिलेटर 18 लाख का, चाहे वो ICMR की टेस्टिंग किट्स हो, जबकि सारे जो प्रोक्योरमेंट के राइट्स हैं वो केंद्र सरकार के पास हैं। एक लंबे समय तक केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ढील नहीं दी, जिसके चलते राज्य सरकारों का DM लेवल पर, कलेक्ट्रेट लेवल पर, CHC लेवल पर, PHC लेवल पर कोई तालमेल नहीं बैठ पाया। नतीजा संक्रमण जो है, बहुत जल्दी पेशेंट्स 15 लाख होंगे। अभी कोई जोक भी भेज रहा था कि 15 लाख आने वाले हैं, पैसे नहीं पेशेंट्स, लेकिन खैर ये जोक की बात नहीं है, ये बहुत गंभीर बात है। लाखों लाखों लोग अपनी जीविका गंवा बैठे हैं, उनके पास रोजगार का कोई रास्ता नहीं है, वो उनके काम धंधे पूरी तरह खत्म हो गए हैं, उनकी नौकरियां जा चुकी हैं। मजदूरों का दर्द हमने देखा, किराया नहीं लिया गया, लूट लिया गया, उनसे 50 रुपए खिचड़ी का भी लिया गया। ट्रेनें 40-40 घंटे में उनको घर पहुंचा रही थी, उन पर केमिकल्स की बारिश हुई, छालों के पांवों से वो, और 1000 बसों पे राजनीति होती रही। 1000 बसें खाली लौट गई। वही लोग जो कागज चेक कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, प्रमुख सचिव गृह 1000 बसों के कागज चेक कर रहे थे, वही 60 मुकदमों के आरोपी विकास दुबे हत्याकांड में जय वाजपेयी के कागज नहीं चेक कर पा रहे हैं। सबका एनकाउंटर हो रहा है उनके अलावा। अब पूछ दो कि फॉर्म हाउस किस अधिकारी का बन रहा है, तो समस्या उत्पन्न होती। तो जो सिस्टम है, जब सिस्टम एजुकेशन और हेल्थ जैसी बेसिक चीजों को 6 सालों में अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, भाई सबसे बड़ा संस्थान IIT है, सरकारी है, सबसे बड़ा मैनेजमेंट कॉलेज IIM है, सरकारी है, सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC है, सरकारी है, सबसे बड़ा अस्पताल मेदांता नहीं है, सहारा भी नहीं है, एम्स है, सरकारी है। तो ये व्यवस्था एक लंबी प्रक्रिया से बनी है। और सरकार क्या कर रही थी? कोरोना काल में मोदी जी के फिटनेस ऐप आया, वक्रासन कैसे करें, इवांका ट्रंप लिखती हैं, वाओ वेल डन, क्या आसन बताया है। ज्योति कुमारी 1000 किलोमीटर पैदल चल गई, अरे वाह वाह वेल डन। मतलब शेम ऑन यू गाइज, आप सत्ता में बैठकर इस तरह लोगों को धूल धूसरित कर रहे हैं, उनके संकट, उनके कष्ट को आप एंजॉय कर रहे हैं। ये अप्रिसिएशन नहीं है, ये इट्स अ काइंड ऑफ टॉन्ट। मतलब यू कांट अफोर्ड यू पीपल, हाउ, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? ठीक है, आपने बहुत बड़ा कार्यालय बनाया है, आप बहुत भव्य मंदिर बनाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन ये आपका पॉलिटिकल एजेंडा है। ये वो एजेंडा है जिसको 3 दशक खून खराबे, दंगे फसाद के साथ आप लेकर यहां तक चले। इसमें जन भावनाएं नहीं है। हम वो देश हैं कि बटिया पे जल चढ़ाते हैं तो शिवलिंग कंसीडर कर जाता है, सांसों से मूर्तियों में प्राण की प्रतिष्ठा कर देते हैं, और हम नर ही नारायण के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नारायण अर्थात भगवान विष्णु, अर्थात श्री राम। तो जब आप ईश्वर को धारण ही नहीं कर सकते, तो आप राम राज्य की परिकल्पना क्या कर सकते हैं? आप आपदा को अवसर बना रहे हैं, देश को बेचने के लिए, देश को गुमराह करने के लिए, देश को, युवाओं को दिशाहीन करने के लिए। युवाओं का देश भारत, 45 वर्षों की रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी। एक और मैं हिंसक घटनाओं को देखती हूं, लगातार लॉ एंड ऑर्डर का डैमेज देखती हूं। दूसरी तरफ मैं सोचती हूं कि युवाओं के आगे विकल्प भी क्या है। अगर वो साइबर फ्रॉड्स ना करें, अगर वो हैकिंग ना करें, अगर वो आपसे OTP मांग के आपके अकाउंट से 5000 खाते ना, ज्यादातर बीटेक वाले लड़के होते हैं जो आप पाएंगे कि आपका OTP आया है, बता दीजिए, फिर आपके अकाउंट से पैसे चले गए। छोटे मोटे फर्जी प्रोफाइल्स शादी.com पे मिलेंगे, तमाम सारी, इट्स फिशिंग का पूरा बहुत बड़ा सेटअप है बहुत। तो ये आप क्या समझते हैं? ये सब भारत माता के सेवक तो नहीं है? और कितने % युवा हैं जिनको हम गौ रक्षक में तब्दील कर सकते हैं? या कितने प्रतिशत वो माँ बाप हैं जो अपने खून पसीने की कमाई से युवाओं को पढ़ा लिखा कर इस हालात तक लाते हैं? और उसके बाद अभी कानपुर में देखिए संजीत यादव का जो मर्डर हुआ है, पुलिस की मौजूदगी में 30 लाख रुपए की फिरौती भी छीन के ले गए और फिर उस लड़के का मर्डर भी हो जाता है। या वो जो प्रभात लड़का जो प्रतिभाशाली था जिसका अभी एनकाउंटर हुआ, कॉपी किताब होना था उसके हाथ में। तो ये व्यवस्था का फेल्योर है। उसके बाद हम एक ऐसे ब्रूटल समाज का निर्माण करते हैं जो जाति आधारित उनको उस प्रोपेगेंडा करती है। अभी कोई जयचंद को बहुत अच्छा बता रहा था, सनातनी जयचंद करके। तो अगर आप हिस्ट्री में जाते हैं तो पृथ्वीराज चौहान ने उनकी बहन संयोगिता, कन्नौज के राजा जयचंद, तो पृथ्वीराज चौहान हारे ही ना होते अगर जयचंद ने उनका साथ दिया होता। पूर्व में भी यही समस्या थी, पूर्व में भी एका नहीं था। चाहे वो आप 16 महाजनपद के समय का समय लें, चाहे वो राजपूतों ने बहुत दिनों तक इस्लामिक इन्वेजन्स को रोक के रखा।
इस्लामिक इन्वेडर्स को बहुत दिनों तक उन्होंने रोक के रखा, लेकिन फेल्योर यहीं पर हो गया कि आपसी एकजुटता नहीं थी। यही अंग्रेजों के बाद है। और वर्तमान में तो सांप्रदायिकता में जबरदस्त इजाफा हुआ है। भय का माहौल है, डर का माहौल है, नफरत का माहौल है। शिक्षा पे सबसे पहली बात करनी चाहिए, नहीं तो हम गृहयुद्ध की स्थिति में जा रहे हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया था सीरिया का, लीबिया का। जो भी लोग ऐसे इन्फ्लुएंस में चले हैं, चाहे हुस्नी मुबारक रहा हो, चाहे वो गद्दाफी बम मार रहा हो, चाहे माओ की रेड बुक रही हो, चाहे लीबिया वो गद्दाफी की ग्रीन बुक रही हो, चाहे जो अब एक पर्टिकुलर बुक का कॉन्सेप्ट देते हैं हमारे सो कॉल्ड वर्तमान के हुक्मरान। तो कंट्रीज कहाँ जा रहे हैं, दुनिया कहाँ जा रही है, हम उल्टा जा रहे हैं। और अगर भविष्य में हमारे पास रोजगार नहीं होंगे तो क्या, मैंने पहले भी कहा है और तमाम सारे दुनिया भर के इसके लिए आपको उदाहरण भी दिए थे कि खुली किडनैपिंग्स होंगी, खुले एग्जॉर्शंस होंगे और काफ़ी सारा कुछ होने भी लगा है। खुले एनकाउंटर्स होंगे, खुला लोग वीडियो शूट करेंगे, खुला। तो हमको वो तालिबानी व्यवस्था नहीं चाहिए। हम एक गौरवशाली गणतंत्र हैं, जो अधिकार हमें मिले हैं, हमें देश को उसी तरह चलाना है। बिहार में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट किया था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने एक अपवित्र गठबंधन तोड़ के एक पवित्र गठबंधन बनाया और सत्ता में भाजपा है। तो निश्चय ही है लोकतंत्र या जनमानस की इच्छा तो नहीं है। क्या कर्नाटका में येदियुरप्पा साहब को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया था जनता ने, लेकिन नहीं। ये मैनिपुलेशन तो हो सकता है, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं। येदियुरप्पा साहब ने क्या किया, एक मिनिस्टर बनाए थे उन्होंने फूड एंड प्रिजर्व डिपार्टमेंट में, फिर उसमें अजीत नाम था या अजीत कुमार शायद नाम था, मैं भूल रही हूँ। उन मिनिस्टर्स ने कहा कि मुझे वन विभाग का मंत्री बनना है, तो 24 घंटे के अंदर उनको वन विभाग का मंत्री बना दिया गया। 150 से ज्यादा उनके ऊपर लकड़ी की तस्करी और पोचिंग और जानवरों के शिकार, मतलब इस प्रकार के उन पे मुकदमे थे। वो लिखा पढ़ी में वन माफिया थे। तो मतलब चोर को साहूकारी दी जा रही है। वनवासियों के अधिकारों का अतिक्रमण है, आदिवासियों के अधिकारियों का अतिक्रमण है। सिर्फ कोल माइनिंग में प्राइवेटाइजेशन को रोका, 36 फॉर्म बिके हैं मुझे लगता है शायद। हाँ, आप ऑर्डिनेंस का निगमीकरण कर, टूरिज्म ला रहे हैं, आप न्यूक्लियर को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, देश के क्लासिफाइड सिक्योरिटी से जुड़े डेटा को आप प्राइवेट कंपनीज और दुनिया के साथ शेयर कर रहे हैं। तो सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है और मीडिया पूछती है कि मोदी जी आम चूस चूस के खाते हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं तो कैसे थकते नहीं हैं। तो प्रसून जोशी कहते हैं आप में अजब प्रकार की फकीरी है। तो रजत शर्मा कहते हैं कि मतलब चाय वाले को पता है कि चीनी कितना उबालना है। चाइना आपके सर पे बैठ गया है, नेपाल आपको आंखें दिखा रहा है, पाकिस्तान मन ही मन मुस्कुरा रहा है, डोकलाम पर अलग भीड़ जमा है। आप कहते हैं ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। राष्ट्रीय स्वाभिमान, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय भावना, ये सब आपके लिए एडवर्टाइजिंग के टूल्स हैं। तो आपको ये जो 125 करोड़ लोगों को मूर्ख बनाने की प्रक्रिया है, निश्चय ही ना तो ये राम राज्य है और ना तो ये लोकतंत्र है और ना ही ये बापू की अवधारणा थी, यकीनन नहीं। ये एक अंधकार के युग की शुरुआत है, मध्य युग में हमें दोबारा ले जाने की कोशिश है। धर्म और जाति के नाम पर वर्गीकरण है, आपस में लड़ाकर गृहयुद्ध जैसे हालात पैदा करने की कोशिश है। अब देखिए आजकल नेपोटिज्म बहुत डिस्कस हो रहा है, कंगना रनौत बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है। क्यों डिस्कस हो रही है? ये डेविएशन है ताकि लोग विषयों को, जैसे पहले शीना बोरा हत्याकांड, जब आपको ध्यान हटाना हो तो मीडिया कुछ ऐसी चीजें प्रोपगेट करने लग जाती है कि आप बात ही ना करें कि राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस में क्या हो रहा है। उसको छोड़ो, अनुराग कश्यप का नया इंटरव्यू आया, उसको देखो। अच्छा, असम में फ्लड्स हो रही है, 40 लाख आदमी और 25 लाख जानवरों की हालत बहुत खराब है। अरे आप उसको छोड़िए, आप देखिए कि सुशांत राजपूत के साथ जस्टिस होना चाहिए। तो ये जो डेंजरस, डिजास्टरस और टॉक्सिक पॉलिटिक्स चल रही है देश के अंदर, इसको अब कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि व्यवस्था में कोई बचा नहीं है। अगर नागरिक जागरूक नहीं होते हैं और अपने अधिकारों को अपने हाथों में नहीं लेते हैं, या प्रबुद्ध वर्ग, लेखक या जिनकी कलम या जिनकी आवाज हो, जिनके व्यंग में ताकत है, अगर वो आगे बढ़ के अपनी जिम्मेदारियों को नहीं लेते हैं, तो फिर आने वाली जनरेशंस की, जैसे आप अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि हम 200 किलोमीटर पैदल जाते थे तो हम तो हवाई जहाज नहीं दे, तो वैसे वो आपको आगे स्टोरीज सुनाएंगे। द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल योर्स एंड दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट राम राज्य एंड गांधी एंड नेहरू एज वेल। अब जैसे नेहरू से जो इतनी नफरत का जो कॉन्सेप्ट है, इसको मैं व्यक्तिगत तौर पर कैसे देखती हूँ। जैसे रोनाल्ड रीगन और कैनेडी,
अगर हम अमेरिका का उदाहरण लें तो कैनेडी वॉज द डार्लिंग ऑफ द मासेस, लोग बहुत उन्हें प्यार करते थे, वो बहुत एफेक्शनेट और बहुत एडोरेबल थे। और निक्सन को इसे लेके बड़ा इंफीरियरिटी रहती थी। उन्होंने विदेश नीति में बहुत परिवर्तन किए, बहुत काम किया, लेकिन उनको हमेशा इंटरनली ये सिकनेस रहती थी कि कैनेडी इज द डार्लिंग ऑफ द मासेस। और स्पेशली उनके मरने के बाद तो उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो स्काई हाई थी। आज भी जब उनकी पुण्यतिथि होती है तो इंटरनेशनल मीडिया में वो पूरी उनकी ग्लोरी छाई रहती है। और सेम वे मैं देखती हूँ कि मोदी जी जो है, ही इज नॉट अ कन्वेंशनल पॉलिटिशियन, वो एक नेगेटिवली ड्रिवन एनर्जी है, ट्रेमेंडस जो उनकी एक उनको कुंठा है इस बात की कि मैं 3 बार का मुख्यमंत्री हूँ, मैंने इतने समय तक संगठन में काम किया है, मैं विभिन्न राज्यों का प्रभारी रहा हूँ, मैं 6 बरस से प्रधानमंत्री हूँ। वाई नेहरू? व्हाट इज दिस लेगेसी ऑफ नेहरू? 2008 तक वो अमेरिका जाने के लिए भी प्रतिबंधित थे, हमें पता है क्यों। तो तमाम सारे प्रचार तंत्र के माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि नहीं मैं कुछ हूं, मैं इंटेलेक्चुअल हूं। कभी उनके पत्रों का संकलन आता है, कभी उनके सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंटेलेक्चुअल पैनलिस्ट उनको बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं वो फकीर हैं और उनमें ये है। दीज आर द थिंग्स विच आर, आईना जो है ना, समाज जो है ना वो आईना है, वो दर्पण है आपके व्यक्तित्व का। वो खुद ये डिसाइड कर लेगा कि आप क्या हैं। और ये जो प्रोजेक्ट करी हुई चीजें होती है ना, आप शीशे से हटेंगे तो शीशे में आपकी तस्वीर भी नहीं होगी। मीडिया आपको कितना दिन उठा सकता है? तो जो ये निक्सन और कैनेडी का जो मैं देखती हूँ, उसी प्रकार से मैं नेहरू से मोदी जी की कुंठा को देखती हूँ कि ये जो उनकी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जैसे खान मार्केट गैंग उन्होंने टर्म दिया, तो ज्योतिरादित्य पायलट, ये दोनों खान मार्केट गैंग है। बट आपको एडमायर करना है, आपको कांग्रेस से इतना प्रॉब्लम है। हर राज्य में आपने कांग्रेस के साथ ही लोगों को तोड़ तोड़ के सरकारें बनाई हैं। आपके पास विजय बहुगुणा भी हैं, आपके पास रीता जोशी भी हैं, और अगले आने वाले सब चुनावों में सब राज्यों में आपकी कांग्रेसियों पे नजर है। आपने अपनी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ज्यादा कांग्रेस के मिनिस्टर्स बनाए हैं, उनको टिकट दिए हैं, उनको तोड़ा है। तो आप कांग्रेस युक्त हैं या भाजपा, मतलब भाजपा कांग्रेस युक्त है, देश मुक्त है, या मुझे नहीं मालूम। आपकी अपनी उपलब्धियां कुछ नहीं है, बस एक टॉक्सिक कैंपेनिंग है, लगातार लगातार लगातार, और डेविएशन है बहुत सारा, और रियल इश्यूज पे जिस पे कहीं कोई ध्यान नहीं है, जिसमें एजुकेशन और हेल्थ बहुत प्राइम है। बिकॉज पीपल आर सफरिंग सो मच, लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल आर हंग्री, स्टारवेशन इज स्काई हाई, नो जॉब्स आर देयर, इकोनॉमी की हालत बहुत ख़राब है, नेशनल सिक्योरिटी जो हम देख रहे हैं वो नहीं है हालात। और जो लोग समझ सकते हैं, फौजी समझ सकते हैं, शायद जो देश से जुड़े रहे हों वो लोग समझ सकते हैं कि जो दिख रहा है वो हकीकत नहीं है। अभी कल इंडिया न्यूज़ या एक वो चौरसिया करके हैं, उनके प्रोग्राम की किसी ने पोस्ट किया था कि ड्रैगन कर रहा है हरिओम। 14 ट्रिलियन डॉलर की वो इकोनॉमी है, इतने हास्यास्पद, इतने रबिश और इतने फॉल्स फेक, मतलब हंसी भी नहीं आती है मुझे, तो रोना भी नहीं आता, हंसी आई एम नम्ब, आई फील, मुझे सुन्न लगता है कि क्या ये लोग कर रहे हैं देश के साथ। मिलियंस ऑफ मिलियंस को, पीपल को डैमेज कर रहे हैं, डेविएट कर रहे हैं। तो सरकार से बस अपेक्षा और अनुरोध ही कर सकते हैं कि राम राज्य ना लाइए, आदर्श लोकतंत्र की भी आपसे अपेक्षा नहीं है, लेकिन जो जैसा है उस समाज को इंसानों के रहने लायक बना दीजिए। एक ऐसा समाज जहां बहु बेटियां सुरक्षित हों, आदमी को अपनी जान माल की रक्षा की जिम्मेदारी खुद न लेनी पड़े, सरकार आगे बढ़ के उसका कम से कम व्यवस्था में विश्वास बनाए रखे कि वो थाने जाएगा तो कार्यवाही होगी, वो कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट उसकी सुनेगी। लेकिन इस तरह से लोग व्यवस्था में अपनी आस्था को खो देंगे और फिर गृहयुद्ध जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। 5-7 साल में बहुत बड़ा देश है, 5-7 साल में हम कहीं के भी नहीं बचेंगे। और हमारे यूथ के पास क्राइम के रास्ते ना हो, हमारे युवाओं के पास रोजगार के रास्ते हो, हमारी अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भरता एक जुमला ना हो, आत्मनिर्भरता की आड़ में देश और देश के संसाधनों को बेचने की कोशिश ना हो। हम भारत हैं, हम संवेदनशील हैं, हम भावुक हैं, लेकिन हम मूर्ख नहीं हैं। तो स्टॉप दिस प्रोपेगेंडा एंड दीज फेक थिंग्स, एंड आई एक्सपेक्ट कि एक ऐसा समाज जो इंसानों के रहने के लायक हो। आज के हुक्मरानों से मेरी यही अपेक्षा है। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। काफ़ी लंबा हो गया और आशा करती हूँ कि जागरण परिवार को भी अच्छा लगा होगा। बहुत शुभकामना, और इसी तरह आप विमर्श को जिंदा रखिए, ये नैतिक दायित्व भी है, आज के दौर की आवश्यकता भी है, और समाज में हमारा सक्रिय योगदान भी। आपको बहुत शुभकामनाएं।
मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।